नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो कक्षा 12 की प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ हम हमारा अध्याय 2 पढ़ रहे थे। अध्याय 2 जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। तो इस अध्याय के हम अब तक 5 भाग पूर्ण कर चुके हैं और पिछला भाग जो 5वां भाग था वहाँ हमने भारत की आयु संरचना को जाना और आज हम जो नया भाग शुरू कर रहे हैं भाग 6, इस भाग में हम भारत में स्त्री पुरुष अनुपात की चर्चा करने वाले हैं। हम सभी ये जानते हैं कि जनसांख्यिकी संरचना का अध्ययन जब भी किया जाता है तो उस संदर्भ में आयु वर्ग के साथ साथ यानी आयु संरचना के साथ साथ हमें स्त्री पुरुष अनुपात की गणना भी करनी होती है। तो हमारे देश में स्त्री पुरुष अनुपात की क्या स्थिति है, हम ये जान चुके हैं कि स्त्री पुरुष अनुपात होता क्या है। जब हमने जनसांख्यिकी की कुछ आधारभूत जो संकल्पनाएं हैं उनको जाना था तभी हमने स्त्री पुरुष अनुपात की भी बात की थी और आज हम हमारे देश के संदर्भ में भारत के संदर्भ में स्त्री पुरुष अनुपात को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें स्त्री पुरुष अनुपात की तो यह स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का महत्वपूर्ण सूचक है। यानी वास्तव में कितने पुरुषों के मुकाबले कितनी स्त्रियां हैं या एक मानक हम मान लेते हैं कि 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कितनी है। जब ये गणना की जाती है और पता चलता है कि हाँ जो संख्या है वो उपयुक्त है, वो अच्छी है, तो लैंगिक संतुलन के बारे में पता लगता है। यद्यपि स्थिति अगर ऐसी होती है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम होती है तो हमें लैंगिक असंतुलन की स्थिति भी प्रतीत होती है। अब बच्चों जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है। यह बात हमने पहले भी जानी थी कि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के पक्ष में यह लिंगानुपात रहा है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1000 से ऊपर रहती है। हमने ये जाना था कि जो प्राकृतिक जन्म होते हैं यद्यपि उनमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐतिहासिक रूप से ये देखा गया कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले किसी भी समाज में थोड़ी सी अधिक रही। उसके कारण भी हमने जाने थे कि स्त्रियों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो जो शिशु मृत्यु दर होती है वो स्त्रियों के मामले में तुलनात्मक रूप से कम होती है। और यहाँ आप ये याद रखेंगे कि ये हम एक इतिहास के रूप में जान रहे हैं कि हाँ ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर प्रत्येक समाज में ये देखने को मिलता है। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि स्त्रियों की जो संख्या है आमतौर पर वह 1000 पुरुषों के मुकाबले 1000 से कुछ अधिक रहती थी। अब हम यहाँ हमारे देश में यानी भारत में जो स्त्री पुरुष अनुपात है उसकी चर्चा कर रहे हैं और यहाँ इस सारणी 3 में आप देख रहे हैं भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात। तो बच्चों यह स्पष्ट है कि हमारे देश में स्त्री पुरुष अनुपात में काफ़ी गिरावट आई है। विशेषकर जब हम बाल स्त्री पुरुष अनुपात की बात करेंगे यानी 0 से 6 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष का जो आयु वर्ग है वहाँ जब हम स्त्री पुरुष अनुपात की चर्चा करते हैं तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक नज़र आती है। तो आप इस तालिका को ध्यान से देखें। यहाँ 1901 से लेके 2011 तक के वर्षों को इस पहले कॉलम में प्रदर्शित किया गया है और 1901 से लेके प्रत्येक वर्ष में जो स्त्री पुरुष अनुपात रहा, सभी आयु वर्गों का स्त्री पुरुष अनुपात यानी समग्र स्त्री पुरुष अनुपात इस कॉलम 2 में रखा गया है। कॉलम 3 में रखा गया है कि पिछले दशक की तुलना में क्या अंतर आया है, उस अंतर को यहाँ पर लिखा गया है। चौथे कॉलम में आप देख रहे हैं कि बाल स्त्री पुरुष अनुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग का स्त्री पुरुष अनुपात जो है उसे प्रदर्शित किया गया है और आखिरी कॉलम में आप देख रहे हैं कि जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है उसकी तुलना की गई है पिछले दशक से। आप
इस पहले कॉलम में जब हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि हर 10 वर्ष के पश्चात हमारे यहाँ जनगणना का कार्य किया जाता रहा है, हम ये बात पढ़ चुके हैं। तो 1901 में जब जनगणना की गई तो वहाँ जो स्त्री पुरुष अनुपात प्राप्त हुआ वो था 972। अब आप देखिए 1901 में यह 972 था, यानी 1000 पुरुषों पर 972 स्त्रियों की गणना की गई। उसके बाद देखें कि धीरे धीरे यह कम होता रहा। 1911 में यह 964 रहा, 1921 में यह घटकर 955 हो गया, पुनः 1931 में 5 बिंदु और घटकर यह 950 ही रह गया, 1941 में ये रहा 945। तो आप देखेंगे यहाँ जब हम पिछले दशक से तुलना कर रहे हैं तो 1901 की तुलना में यह -8 आ रहा है, फिर 1911 और 21 का अंतर आप देखते हैं तो -9 आ रहा है, 1931 और 41 का अंतर देखते हैं तो -5 आ रहा है। जस्ट आप यहाँ देखेंगे कि 1941 से 1951 में 1 बिंदु की बढ़ोतरी हुई है, यानी 945 की जगह ये बढ़कर कितना हो गया था, 946। तो यहाँ देखें कि कमी कितनी ज़्यादा हो रही है, और जब बढ़ोतरी देखने को मिली 1941 से 1951 में तो सिर्फ 1 बिंदु का फ़र्क हुआ है। उसके बाद आप देखें 1961 में ये पुनः कम हुआ, 1971 में यह 930 प्राप्त हुआ और 1981 में 934। यहाँ आप देखेंगे कि 1971 के बाद 1981 में पुनः एक बार 4 बिंदु की वृद्धि देखने को मिलती है। यहाँ आप प्लस का सिंबल देख रहे हैं, ये धनात्मक जो चिन्ह है वो आपको दिखाता है कि यहाँ पिछले दशक की तुलना में कुछ बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद आप 1991 में पुनः देख रहे हैं कि यह कम रहा, काफ़ी कम रहा, 927 रहा, यानी कि 7 बिंदु की कमी देखी गई। उसके बाद 2001 में यह 933 रहा, यानी 6 बिंदु की बढ़त प्राप्त हुई, और फिर 2011 में जो समग्र स्त्री पुरुष अनुपात था वो 943 रहा, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 10 बिंदु की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार इस तालिका के द्वारा आप जान पा रहे हैं कि कैसे हमारे देश में स्त्री पुरुष अनुपात में परिवर्तन हुआ है। अब हम तुलना करते हैं 1901 की 2011 से, तो यहाँ स्पष्ट है कि जहाँ 1901 में स्त्री पुरुष अनुपात हमारे देश में 972 था, वहीं 2011 की गणना में यह 943 ही रह गया था। इसके अलावा बच्चों यहाँ आप बाल स्त्री पुरुष अनुपात को देखें तो बाल स्त्री पुरुष अनुपात की गणना 1961 से प्रारंभ हुई। तो 1961 में जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात प्राप्त हुआ वो था 976, और उसके बाद अगले ही दशक में आप देख रहे हैं 1971 में यह कम हो गया, 12 बिंदु कम होकर यह आ गया 964 पर। पुनः आप देखें कि 1981 में इसमें 2 और बिंदुओं की कमी हुई और ये 962 पर पहुंच गया। उसके बाद 1991 में ये बहुत ज़्यादा कम हुआ और 17 बिंदु घटकर ये पहुंच गया 945 पर। उसके बाद 2001 में इसमें फिर भारी कमी आई। जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है, यानी 0 से 6 आयु वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं, उनमें 1000 बालकों की तुलना में स्त्रियों की संख्या यानी कि बालिकाओं की संख्या की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2001 में यह और कम होके 927 रह गया, और 2011 की जनगणना में यह जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है वो कम होकर के 1919 ही रह गया। तो बच्चों यह स्पष्ट है कि हमारे देश में स्त्री पुरुष अनुपात की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यह लगातार कम हो रहे हैं। कहीं कहीं आपको हल्की सी बढ़त देखने को मिलती है, नहीं तो ये लगातार शुरू से लेके अब तक कम होते जा रहे हैं। यानी जब से ये जनगणना कार्य की जाने लगी या जब से हमने इस स्त्री पुरुष अनुपात की गणना शुरू की, तब से लेके अब तक के दशक तक इसमें भारी कमी आ गई है।
अब बच्चों, जो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं वो होगा बाल लिंगानुपात के बारे में। तो जो भी जनसांख्यिकीविद हैं, नीति निर्माता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके लिए बाल लिंगानुपात में गिरावट एक चिंता का विषय रहा है। यानी हमारे देश में लगातार बाल लिंगानुपात में गिरावट हो रही है और इस कारण काफ़ी लोग चिंतित हैं। जब हम बाल स्त्री पुरुष अनुपात की या बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो कुछ तथ्य आपको ध्यान रखने हैं कि इसकी गणना 1961 पर प्रारंभ हुई। आमतौर पर यह समग्र लिंगानुपात से अधिक पाया जाता है, लेकिन 2001 में पहली बार यह समग्र लिंगानुपात से कम रहा। तो जैसा कि अभी हमने देखा इस तालिका में कि 2001 में यह 933 था, यानी समग्र लिंगानुपात जो था वो 933 था। और यहाँ यानी कि जो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात था, बाल लिंगानुपात था, वो 927 ही था। और इसी प्रकार 2011 में आप देख पा रहे हैं कि जो समग्र लिंगानुपात था वो 943 था और उसकी तुलना में जो बाल लिंगानुपात था वो 919 ही था। इसके अलावा आप देखेंगे कि इससे पहले के जो दशक हैं वहाँ पर बाल लिंगानुपात समग्र लिंगानुपात की तुलना में कुछ अधिक ही रहा था। तो यहाँ इस चिंता के विषय पर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है कि ये जो बाल लिंगानुपात में गिरावट है, इसके संदर्भ में एक समाजशास्त्री होने के नाते आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है, समाजशास्त्र का छात्र होने के नाते आपको इन चीज़ों को किस तरीके से समझना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम हमारे देश की जो स्थिति है उसको और गहनता से जान लेते हैं, यानी कि इस नक्शे को देख लेते हैं। ये है नक्शा, आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। इस नक्शे में राज्यवार बाल स्त्री पुरुष अनुपात को प्रदर्शित किया गया है। 0 से 6 वर्ष का जो स्त्री पुरुष अनुपात 2011 में प्राप्त हुआ, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आप अपने देश के नक्शे में सभी राज्यों के नाम देख पा रहे हैं। तो राज्यवार जो स्थिति है वो काफ़ी अलग अलग रही है। कुछ राज्यों में यह लिंगानुपात बहुत ही अधिक कम रहा है, यानी जो बाल लिंगानुपात है उसमें भारी कमी आई है और उसकी तुलना में कुछ जगह पर इतनी भारी कमी नहीं आई थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो गहरे लाल रंग से, यानी एक प्रकार से मरून रंग से जो राज्य आपको दिख रहे हैं, वहाँ पर बाल लिंगानुपात 951 से अधिक रहा। तो आप गौर से नक्शे में देखेंगे तो केरल, उसके अलावा छत्तीसगढ़, उसके अलावा आप पाएंगे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, इन सभी राज्यों में जो बाल लिंगानुपात था वो 951 से अधिक रहा था। उसकी तुलना में जो ये गहरे हरे रंग में राज्य दिखाए गए हैं, वहाँ बाल लिंगानुपात 926 से 950 के मध्य रहा था। तो आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में जो स्त्री पुरुष अनुपात की गणना की गई तो वो 926 से 950 के मध्य पाया गया। उसके बाद आप देखिए ये जो लाल रंग है, जो चटक लाल रंग है, उसमें आपको दिख रहा है स्त्री पुरुष अनुपात बालकों के संदर्भ में 901 से 925। तो जो बाल लिंगानुपात था वो 901 से 925 के मध्य रहा कुछ राज्यों में। वो राज्य कौन से थे आप देख पा रहे हैं यहाँ, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। ये ऐसे राज्य थे जहाँ पर बाल लिंगानुपात लगभग 901 से 925 के मध्य रहा। उसके बाद आप देखिए ये जो नारंगी से रंग में दिखाया गया है लिंगानुपात, वो 876 से 900 के मध्य, यानी काफ़ी कम। आप देखिए कि 1000 बालकों के ऊपर सिर्फ 876 से 900 बालिकाएं ही इन राज्यों में पाई गई। और ये कौन से राज्य थे तो आप जानकर शायद आश्चर्यचकित होंगे कि हमारा राज्य राजस्थान भी इनमें शामिल है। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड ऐसे राज्य थे जहां पर यह बाल लिंगानुपात लगभग 876 से 900 के मध्य ही था। और उसके बाद हम आते हैं सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले राज्यों पर। तो 875 से भी कम बाल लिंगानुपात कुछ राज्यों में दर्ज किया गया। ये राज्य कौन से थे तो आप देख पा रहे हैं कि
3 राज्य यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो पंजाब, हरियाणा और उसके अलावा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश वाला क्षेत्र है आज, जम्मू और कश्मीर, ये दोनों क्षेत्र जो थे ये भी उस समय पर 2011 में एक राज्य के रूप में थे। और ये भी एक प्रकार से वो जगह है, हमें पता चलती है, जहाँ पर बाल लिंगानुपात बहुत ही कम रहा। तो बच्चों, जो चिंताजनक स्थिति है वो सिर्फ इन 3 जगहों की, इन 3 राज्यों की ही नहीं है, हमारे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड की भी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। यहाँ भी बाल लिंगानुपात बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इन राज्यों में बाल लिंगानुपात जो है वो 900 से भी कम पाया गया। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, जो हमने अभी नक्शे में देखा उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा तथ्यों के रूप में हम जान लेते हैं। तो राज्यवार जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात हैं या राज्यवार जो बाल लिंगानुपात है, यह चिंता का बड़ा कारण है, यह एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि कम से कम 9 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में यह 900 से भी कम है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 900 से कम ये कहाँ है? लगभग 9 राज्य तथा संघ राज्य प्रदेशों में। उसके बाद हरियाणा में यह सबसे कम है, कितना है? लगभग 793। तो यह एकमात्र राज्य है जहाँ पर बाल लिंगानुपात 800 से भी कम दर्ज किया गया है। तो आप देखिए कितना बड़ा अंतर है कि 1000 बालकों पर वहाँ सिर्फ 793 बालिकाएं दर्ज की गई हैं, यानी एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में भी यह 900 से कम प्राप्त हुआ है। इन सभी जगहों पर भी जो बाल लिंगानुपात है वो 900 से काफ़ी कम देखा गया है। इसके बाद बच्चों कुछ अन्य राज्यों की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश, दमन एवं दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश, इन सभी जगह पर यह 925 से कम प्राप्त हुआ है। तो यह भी एक चिंता का विषय है कि अधिकतर राज्यों में इसकी जो संख्या है वो गिरती जा रही है या बाल लिंगानुपात धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। इसके बाद कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह 970 से कम प्राप्त हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन राज्यों में यह राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। तो इन राज्यों की स्थिति कुछ यहाँ पर अच्छी प्रतीत होती है, क्योंकि जो राष्ट्रीय औसत है बाल लिंगानुपात का, उसकी तुलना में ये उच्च बाल लिंगानुपात प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें केरल की, केरल वह राज्य है जहाँ पर जो समग्र लिंगानुपात है वो सबसे अधिक रहता है या सबसे अधिक पाया गया। वहाँ पर भी बाल लिंगानुपात सिर्फ 964 ही पाया गया है। तो यह भी एक आश्चर्य की बात ही है कि केरल वो राज्य जहाँ पर जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो सामान्य रूप से हमारे पूरे भारत देश में सबसे अधिक रहता है, वहाँ पर बाल लिंगानुपात जो है वो सिर्फ 964 ही पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बाल स्त्री पुरुष अनुपात उच्चतम है, यह कितना है? 972 है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना कि पूरे भारत देश में सभी राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है वह अधिकतम है, कितना है? 972 है। इसी प्रकार अभी हमने चर्चा की थी कि जो हरियाणा है वहाँ ये सबसे कम है। हरियाणा हमारे देश का वह राज्य है जहाँ बाल लिंगानुपात सबसे कम है, यह है 793। ठीक है बच्चों, जो हमने अभी सारी चर्चा की उसको दोहरा लेते हैं एक बार। तो बाल स्त्री पुरुष अनुपात को अगर हम राज्यों के संदर्भ में देखते हैं तो सर्वाधिक यह है अरुणाचल प्रदेश में, अभी अभी हमने इसकी बात की थी, और न्यूनतम यानी सबसे कम जो बाल लिंगानुपात है वो पाया गया है हरियाणा राज्य में। इसी प्रकार यदि हम संघ प्रदेशों की बात करते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात करते हैं, तो वहाँ जो बाल स्त्री पुरुष
पुरुष अनुपात है वो सर्वाधिक पाया गया है अंडमान निकोबार में, जबकि न्यूनतम पाया गया है हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। तो यह जानकर भी आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक संघ प्रदेश है, वहाँ पर बाल लिंगानुपात सभी संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम पाया गया है। अब बच्चों, कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो हमारे देश में निम्नतम जो बाल लिंगानुपात है उससे संबंध रखते हैं। उन तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। भारत के सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्रों में निम्नतम बाल लिंगानुपात पाया गया है। यह सत्य है कि हमारे देश के जो आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो बाल लिंगानुपात है वो काफ़ी कम पाया गया है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है और इन्हीं क्षेत्रों में बाल स्त्री पुरुष अनुपात बहुत ही कम पाया गया है। और क्षेत्रवार इन सारे राज्यों में या प्रदेशों में जो बाल लिंगानुपात है वो सबसे कम है। तो आप इस संबंध को याद रखिए कि आर्थिक रूप से ये सभी राज्य या प्रदेश जो हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये काफ़ी समृद्ध हैं। यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो संपूर्ण भारत में उच्चतम पाई जाती है और उसके बाद भी इन राज्यों में, इन्हीं क्षेत्रों में बाल स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो बहुत ही कम पाया गया है। तो यह संबंध आपको याद रखना है कि आर्थिक रूप से समृद्ध होते हुए भी ऐसे क्षेत्रों में जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है, यानी जो बालक बालिकाएं हैं, उनमें बालिकाओं की संख्या काफ़ी कम रही है। अब बच्चों, जो कारण है इसके वो क्या हैं वो जान लेते हैं। यानी लिंगानुपात में जो बार बार हम देख रहे हैं कि साल दर साल, या हम कहें कि एक दशक के बाद दूसरे दशक में कमी आ रही है, उसका कमी का क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कुछ कारण कहलाते हैं स्वास्थ्य संबंधी कारक, और कुछ हम बात करें कि बाल लिंगानुपात में कमी के प्रत्यक्ष कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी कारक क्या क्या हैं? तो यहाँ आप याद रखेंगे कि गर्भधारण करना और फिर बच्चा पैदा करना, यहाँ हम जो समग्र लिंगानुपात है उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो कमी के कारण हैं वो सामान्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी कारक होते हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात में कमी दो मुख्य कारणों से आ रही है। एक तो महिलाओं में जो स्वास्थ्य संबंधी कारक हैं वो, और दूसरा बाल लिंगानुपात में कमी आ रही है। तो अंततः यह समग्र लिंगानुपात को प्रभावित करता है। तो पहले हम लिंगानुपात में कमी आने के जो स्वास्थ्य संबंधी कारक हैं उनको जान लेते हैं। तो यहाँ आपने सबसे पहले देखा कि स्त्रियों को या महिलाओं को गर्भधारण करके बच्चे को जन्म देना होता है, और उस दौरान हमारे यहाँ अधिक मातृ मृत्यु दर होने के कारण कई महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये क्षमता, जो गर्भधारण की, बच्चे को जन्म देने की प्राकृतिक क्षमता महिलाओं को प्राप्त हुई है, इसके कारण भी कई बार जो महिलाएं हैं उनको मृत्यु प्राप्त होती है और उनकी संख्या में कमी होती जाती है। उसके अलावा यहाँ ये याद रखें कि हालांकि विकास में वृद्धि के कारण मातृ मृत्यु दर में कुछ कमी आती जा रही है, यानी पहले जितनी हम कहें उच्च मातृ मृत्यु दर हमारे देश में अब नहीं है। जैसे जैसे विकास की गति पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश में चिकित्सकीय सुविधाएं भी बढ़ रही हैं और उसी के साथ मातृ मृत्यु दर में धीरे धीरे कुछ कमी आ रही है। लेकिन यह सच है कि जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में आज भी हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर काफ़ी अधिक है। उसके अलावा जो बाल लिंगानुपात में कमी हमारे देश में हो रही है उसके क्या क्या कारण है, तो यहाँ आप याद रखें कि शैशवावस्था में बच्चियों की देखभाल में कमी या उनकी उपेक्षा करना, जिस कारण शैशवावस्था में बच्चियों की मृत्यु दर में वृद्धि होती जा रही है। तो याद रखेंगे कि
दो समान बच्चे किसी जगह हम देख कर के देखें, सोच कर देखें, तो उस स्थिति में एक बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसके पोषण का ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, और उसकी तुलना में जो बच्ची है, जो लड़की है, उस पर कम ध्यान दिया जा रहा है, उसके पोषण को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार बच्चियों की कम देखभाल करना, उनकी उपेक्षा करना उनकी मृत्यु का कारण बनता है और अंततः बाल लिंगानुपात में कमी को प्रभावित करता है। दूसरी बात है लिंग विशेष का गर्भपात। लिंग विशेष का गर्भपात, यह सत्य है कि हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या जो है वो पूरी तरीके से रुकी नहीं है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या के मामले साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी बच्चे के लिंग का गर्भ में ही पता लगा लिया जाता है, और यदि यह पता लगता है कि बच्चा जो होने वाला बच्चा है वो लड़की है, वो कन्या है, तो उसे भ्रूण में ही मार डाला जाता है। अब यह सत्य है कि ये एक ऐसा निंदनीय कार्य है जिसके लिए किसी भी प्रकार की सज़ा शायद कम हो, लेकिन फिर भी हमारे देश में आज भी जो हमारी विचारधारा है उसमें पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है। कई लोग आज भी कन्याओं को गर्भ में ही मार डालते हैं। उसके अलावा कई जगहों पर जन्म के बाद बालिका शिशु की हत्या भी आम है। कुछ क्षेत्रों में यह एक प्रथा बन चुकी है, जहाँ मौका नहीं मिलता है गर्भ में लिंग की जांच कराने का, तो ऐसे लोग जन्म तो देते हैं बालिका को, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी हत्या कर देते हैं। तो कन्या शिशु की, बालिका शिशु की हत्या कर देना, जन्म के कुछ समय बाद उसे मार डाल देना, यह भी हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में प्रथा के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो कि सरासर गलत है, जो कि बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए। तो यहाँ हम ये जान रहे हैं कि वास्तव में संपूर्ण लिंगानुपात में जो कमी हो रही है वो दो तरीके से हमें समझनी है। एक तो महिलाओं के जो स्वास्थ्य संबंधी कारक हैं उनके कारण संपूर्ण लिंगानुपात में कमी आ रही है, और साथ के साथ क्योंकि बाल लिंगानुपात धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो जो आज की बालिकाएं हैं वो कल स्त्रियां बनती हैं। तो उस स्थिति में यह स्पष्ट है कि बाल लिंगानुपात में यदि कमी आती है तो यह संपूर्ण लिंगानुपात को प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर हम विशेष रूप से कन्या भ्रूण हत्या की कुछ चर्चा करें तो यह आवश्यक है कि हम इसको सही तरीके से समझ पाएँ कि ये कैसे हमारे देश में किया जा रहा है, और इसको आप बच्चे भी समझ पाएँ और यह गलत है, इस चीज़ की जो सच्चाई है उसे आप अच्छे से जान पाएँ। तो बच्चों, हालांकि सोनोग्राम यानी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि का विकास भ्रूण में जनिक या अन्य विकारों का पता लगाने के लिए किया गया, लेकिन कालांतर में इसका दुरुपयोग किया गया। यह सत्य है कि वास्तव में ये जो सोनोग्राम यानी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि मेडिकल जांचें हैं, इनकी जो शुरुआत थी या इनकी जो खोज की गई वो इसलिए की गई कि कई बार गर्भ में जो भ्रूण होता है उस भ्रूण में कोई जनिक विकार आदि हो सकता है। तो जो भ्रूण है वो स्वस्थ है या नहीं है, उसमें किसी प्रकार का जनिक विकार तो नहीं है, यह पता लगाने के लिए ये सोनोग्राम तकनीकों को शुरू किया गया, इनकी खोज की गई। लेकिन कालांतर में हमारे देश में खासकर इसका भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इसका दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है तो ये स्पष्ट है कि भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा रहा है। इन तकनीकों द्वारा ही वास्तव में लोग जाते हैं, अपनी जो भी गर्भवती महिला है उसके परिवार वाले, वो स्वयं, उसका पति उसे लेके जाते हैं चिकित्सकीय जांच के लिए। उसके अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राम के द्वारा वो उसके भ्रूण के लिंग का पता करते हैं, और यदि पता चलता है कि भ्रूण में कन्या शिशु है तो उस स्थिति में बालिका भ्रूण को गर्भावस्था में ही नष्ट करा
दिया जाता है, यानी बच्ची को जन्म लेने से पहले ही मार डाला जाता है, उसे जन्म लेने का मौका भी छीन लिया जाता है। इसके अलावा बच्चों यहाँ आप याद रखें कि इस हेतु कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, सरकारों द्वारा कई प्रयास इस मामले में किए गए हैं। तो जो कानून इस संबंध में है उस कानून का नाम आपको याद रखना है। इसे कहा जाता है प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधियां दुरुपयोग का विनियमन और निवारण अधिनियम 1999 से यह लागू हुआ था। तो इस कानून द्वारा वास्तव में प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधियों के कोई भी गलत उपयोग को, दुरुपयोग को रोका जाता है। यह अधिनियम या ये कानून 1999 से हमारे देश में लागू किया गया था। साथ के साथ याद रखें कि 2003 में इस कानून को और अधिक प्रबल बनाया गया, और प्रबल बनाने के लिए क्या किया गया, तो यहाँ यह ध्यान रखें कि अब कारावास में दंड का प्रावधान भी इसमें जोड़ दिया गया। तो 1999 में यह कानून लागू हुआ और फिर 2003 में इस अधिनियम में, इस कानून में कुछ प्रावधान जोड़े गए, और आज यह स्पष्ट है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे एक लंबा कारावास और दंड जो है वो दिया जाता है। अब वास्तव में सिर्फ इस प्रकार के कानून या अधिनियम ही काफ़ी नहीं है कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। हमारे देश में जो समाधान हो सकता है इस समस्या का, उसमें सबसे जो मूल आवश्यक बदलाव है वो होना चाहिए समाज की अभिवृत्ति या दृष्टिकोण में। तो हमारे समाज के जो लोग हैं उनकी ये अभिवृत्ति, ये दृष्टिकोण कि लड़के या बालक जो हैं सिर्फ हमें वही चाहिए, सिर्फ लड़के ही जो हमारा खानदान है उसे आगे बढ़ा सकते हैं, या नहीं लड़कियां एक बोझ होती हैं, जब तक ये विचारधारा हमारे समाज में नहीं बदलेगी तब तक यह आसान नहीं होगा कि कन्या भ्रूण हत्याओं को पूरी तरीके से रोका जा सके। इस प्रकार के जो प्रतिबंध हैं, जो कानून हैं, ये अपने आप में असरकारी होते हैं, पर इन कानून को भी सही रूप से हर जगह पर लागू कर पाना, और सबसे बड़ी बात है जो होने वाले माता पिता हैं वो इस चीज़ को समझे कि लड़का और लड़की बिल्कुल समान होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं करें, और जो लड़के की चाह है उसको छोड़ के लड़की को यानी बालिका को भी उतने ही खुले मन से अपनाना स्वीकार करें। तो बच्चों यहाँ आप एक कार्यक्रम के बारे में भी जानिए। इस कार्यक्रम का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। यह कार्यक्रम वास्तव में भारत सरकार का कार्यक्रम है, यानी केंद्र सरकार द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था, तो आप याद रखेंगे 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से यह प्रारंभ किया गया था। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये इस कार्यक्रम का लोगो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो आप याद रखेंगे कि लड़कियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, इस भेदभाव को दूर करना, और उसके अलावा लोगों की नकारात्मक मानसिकता में समय के साथ बदलाव लाना, यानी बेटियों को बचाना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें बिल्कुल लड़कों के समान अधिकार प्रदान करना, और साथ के साथ समाज के जो लोग हैं उनकी बेटियों के प्रति, लड़कियों के प्रति जो नकारात्मक सोच है उसे परिवर्तित करके सकारात्मक में बदलना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अब ये कार्यक्रम अभी काफ़ी समय से चल रहा है और कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि वास्तव में यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार की एक कारगर नीति साबित हो सकती है। हाँ, यह सच है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का जो प्रभाव है वो कुछ दिनों में देखने को नहीं मिलता है। एक लंबे समय तक इन्हें लगातार जब चलाया जाता है और दृढ़ता के साथ जब इन्हें चलाया जाता है तो ऐसे कार्यक्रमों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो बच्चों,
आज की कक्षा में हमने स्त्री पुरुष अनुपात की चर्चा की। हमारे देश भारत में किस प्रकार से स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो घट रहा है वो हमने देखा, और ख़ासकर जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है या बाल लिंगानुपात है उसमें बहुत गहरी कमी हमारे देश में हो रही है, उसकी हमने चर्चा की। हमारे राज्यों की क्या स्थिति है, क्षेत्रवार किस प्रकार से हमारे राज्यों में बाल लिंगानुपात जो है वो कम होता नज़र आ रहा है, वो हमने चर्चा करी। और उसके अलावा हमने जाना कि कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित क्या कारण है, जो समग्र लिंगानुपात में कमी हो रही है उसके क्या कारण हैं, और साथ के साथ किस प्रकार से ये जो लिंगानुपात में कमी हो रही है इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस अध्याय के अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।